नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। आपका अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि AKTU के फर्स्ट ईयर में जो है एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज हम लोग उसका जो है ओवरव्यू देखेंगे कि उसमें फर्स्ट यूनिट में जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसको समझेंगे। एक कह सकते हैं कि आप शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कंटेंट ली गई हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखें तो है आपकी बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें आपका नोड है। नोड का मतलब क्या है? अ नोड इज़ अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर टू और मोर ब्रांचेस मीट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस जहाँ पे आप उसमें जुड़ते हैं उसको हम नोड कहते हैं। फिर आता है ब्रांच। तो ब्रांच के लिए क्या है डेफिनेशन? कि कोई भी दो नोड एडजेसेंट नोड्स हों। एडजेसेंट का मतलब है, जैसे यहाँ एग्जांपल में अगर आप देखें तो एडजेसेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे दो नोड हैं और उनके बीच में अगर कोई एलिमेंट लगा हुआ है, लेट्स से R, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक ब्रांच है। हो सकता है कि दो एडजेसेंट नोड के बीच में जो है आपका एक सोर्स भी लगा हुआ है, वो भी एक एलिमेंट है, उसको भी हम जो है ब्रांच ही कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो A और B के बीच में यहाँ पे R1 है तो एक ब्रांच है, B और C के बीच में R3 है तो वो भी एक ब्रांच है। लेकिन अगर A और हम C की बात करें तो ये एडजेसेंट नहीं है, अगल बगल के नोड्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको ब्रांच नहीं कह सकते। तो अब देखें तो नेक्स्ट है कि वो क्या होगा? पाथ होगा। यानी कि अगर वो एडजेसेंट नोड नहीं है, जैसे कि A और C, तो A से C तक जाने के लिए जिन जिन एलिमेंट्स को हम लोग ट्रेस करेंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? आपके मिलके एक पाथ बनाएंगे। फिर इसके बाद आता है लूप एंड मैश। तो लूप एंड मैश के लिए क्या है? लूप किसे कहते हैं? लूप जो है कोई भी एक क्लोज्ड पाथ हो, ठीक है ना। लूप इज़ अ क्लोज्ड पाथ। कोई भी एक क्लोज्ड पाथ अगर है तो उसको हम लूप कहेंगे, ठीक। और मैश की क्या होती है डेफिनेशन? मैश भी एक क्लोज्ड पाथ ही होता है, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ ABDA ये एक क्लोज्ड पाथ है, इसको मैश कहा गया है। BCDB ये भी एक क्लोज्ड पाथ है, ये भी एक मैश है। लेकिन अगर हम बड़े वाले की बात करें, जैसे ABCDA, ये आपका जो है ये भी एक क्लोज पाथ है, लेकिन इसके अंदर जो है ये दो छोटे छोटे क्लोज पाथ भी हैं, जो कि आपका ABDA है या BCDB है। तो ये जो है आपका मैश नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ इंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट है आपका लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या डेफिनेशन है? लीनियर सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें आप कह सकते हैं कि V/I का जो रेशियो होगा, V/I का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अगर हम उसको बनाएं तो यहाँ पे बन जाएगी V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू आई, यानी कि Y इज इक्वल टू MX की लाइन बनेगी। तो वो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। और जो इसका स्लोप है वो स्लोप जो है डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू क्या है। नॉन लीनियर में क्या होगा? जिसका जो है V/I का रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका नॉन लीनियर सर्किट होगा। फिर इसके बाद आता है बाइलेटरल सर्किट। बाइलेटरल सर्किट में क्या कहते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट, क्योंकि जो कोई भी सर्किट होता है वो एलिमेंट से ही बनता है, तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें उसकी प्रॉपर्टी दोनों तरीके से सेम हो। दोनों तरफ से सेम होने का मतलब है कि सपोज़ यहाँ पर आपने एक वोल्टेज V1 अप्लाई किया और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आप देखेंगे करंट अगर I1 है तो V1/I1 की वैल्यू जो है R1 मिल सकती है। और यहाँ पर सेम एलिमेंट है, मैंने यहाँ रेजिस्टेंस R2 लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस है, अब हमने चेंज कर दिया, इधर प्लस था अब हमने इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, यानी कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस, और वोल्टेज कितना कर दिया? V2। तो V2/I2 का भी जो रिलेशन होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा रेजिस्टेंस, वो हमने माना है कि वो R2 होगा। तो अगर R2 होगा तो R1 और R2 में रिलेशन क्या हो सकता है कि या तो वो दोनों बराबर होंगे या फिर वो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो यानी कि बाइलेटरल होगा, यानी कि दोनों तरफ से प्रॉपर्टी सेम हो गई। और अगर दोनों तरफ से बराबर नहीं हो रहे हैं यानी कि उसको कहा जाता है यूनिलेटरल। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डायोड। डायोड में जो है आपका यूनिलेटरल होता है एलिमेंट, क्योंकि उसमें एक तरफ से जब आप यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देंगे तो उस समय डायोड का जो बिहेवियर होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरफ होगा, और यानी कि ये होगा आपका फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और यहाँ पे जब इधर प्लस देंगे यानी कि एन टाइप को प्लस देंगे और इसको माइनस देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस में जो है वो ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है, यानी कि R की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट है आपका
पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट का मतलब है ऐसा है कि ऐसे एलिमेंट से बना हुआ सर्किट हो जो कि एनर्जी कंज्यूम करता हो, ठीक है। जैसे कि आर, एल और सी, अगर एल और सी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है लेकिन अगर इनिशियली है तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो आपका पैसिव एलिमेंट है। फिर इसके बाद आती है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट की बात क्या होगी? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जहाँ पर एनर्जी जो है सप्लाई की जाती है, जिसके द्वारा एनर्जी सप्लाई की जाती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि वोल्टेज सोर्स हो गया या करंट सोर्स हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और टोटल वोल्टेज V अप्लाई किया गया है। तो क्या होगा? V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, I इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। और जब इसको आप देखेंगे तो क्या है, ये तीनों वोल्टेजेस को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरीके से आपको यहाँ रिलेशन मिल जाएगा। V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू आर इक्विवेलेंट। V क्या होगा? यहाँ पे जो V लिखा गया है वो क्या होगा? I इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। और V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R1, जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है वो I इंटू R1। V2 इज इक्वल टू होगा I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। और वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी गई हैं तो हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि आप हमेशा से जो है पढ़ते आए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। इसमें तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है? आप देखें तो कोई भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, सपोज हमने यहाँ V1 निकाला है तो I इंटू R1, तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है V इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो है मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको आई बटन में डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे V2 निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? टोटल वोल्टेज V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आपका वोल्टेज डिवीजन रूल जो है काम करता है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में हैं तो हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल करके पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट के लिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में मान लिया गया है और दोनों में इंडिविजुअली करंट मान लिया गया I1 और I2, उनके रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं। फिर इसके बाद टोटल वोल्टेज V है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि I1 की वैल्यू क्या होगा? V अपॉन R1, क्योंकि दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? आपका V ही है। तो V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? V अपॉन R2। तो वो नीचे यहाँ पे लिख दिया गया है V अपॉन R1, V अपॉन R2। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो उसको लिखा जा सकता है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाता है जो कि आप लोग हमेशा से इस्तेमाल करते हैं। इसी फार्मूले को और आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R2, एलसीएम लेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये अब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फिर इसी में आता है करंट डिवीजन रूल। तो ये भी आपको मैंने जो है बताया हुआ है और आपका वो जो है मैं इसमें आई बटन में डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं बड़े आराम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। तो वोल्टेज सोर्स में आपका जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स और आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है। तो सबसे पहले आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसकी डेफिनेशन होती है कि ये ऐसा सोर्स है जिसके टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर वो Vs का है तो उसका वोल्टेज हमेशा Vs ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका Vi कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट दिखाया गया है, चाहे करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ती चली जाए। फिर इसके बाद है रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो डेफिनेटली रियल वोल्टेज सोर्स कहिए या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो कि हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो है बैटरी है, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, वो टाइम के साथ क्या होता है? धीरे धीरे उसका वोल्टेज जो है डाउन होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको दिखाया गया है कि वोल्टेज क्या हो रहा है? धीरे धीरे आगे जो है डाउन होता चला जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस दिखाया गया है RS, ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि दिखाता है कि धीरे धीरे वोल्टेज जो है आपका डाउन होगा। उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाया गया जो कि लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद आता है करंट सोर्स। तो करंट सोर्स में भी आइडियल करंट सोर्स है पहला। तो आइडियल करंट सोर्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा सोर्स जिसमें वो हमेशा जो है कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो अगर IS का है, यानी कि IS की वैल्यू मान लीजिए कि 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर हमेशा करंट
फ्लो करवाएगा किसी भी सर्किट में। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो है करंट को कांस्टेंट दिखाया गया है, चाहे वो कोई भी वैल्यू का वोल्टेज क्यों ना, वोल्टेज यहाँ बढ़ रहा है लेकिन करंट हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। फिर इसके बाद आता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, एक आइडियल करंट सोर्स लेते हैं और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में डेफिनेटली जो है लॉस होना ही होना है, डेफिनेटली ऐसा होगा, यानी कि करंट कांस्टेंट नहीं रहेगी तो करंट को यहाँ पे कम होते हुए दिखाया गया है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इस्तेमाल करते जाएंगे सोर्स को, वैसे वैसे जो है उसकी करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है और अगर हम करंट सोर्स में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये इतना हिस्सा जो है आपका वोल्टेज सोर्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, करंट सोर्स में अगर चेंज करना है तो एक करंट सोर्स बनाइए और उसके पैरेलल में वो रेजिस्टेंस लगा दीजिए जो यहाँ पर आपको दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो I की वैल्यू होगी वो I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू होगा VS अपॉन RS। तो VS यानी कि ये वाला जो वोल्टेज है वो आपका है VS और ये जो रेजिस्टेंस है वही आपका क्या है, RS है। तो इस तरीके से आपको जो है करंट सोर्स में वो चेंज हो जाएगा। अगर उल्टा करना चाहते हैं आप तो यहाँ पर जो VS की वैल्यू होगी वो क्या होगी, IS इंटू RS। IS का मतलब है अगर करंट सोर्स आपको दिया हुआ है ये IS है तो IS इंटू RS, और बस क्या करेंगे, जो भी ये रेजिस्टेंस RS है उसको यहाँ पे सीरीज के साथ लगा देंगे वोल्टेज सोर्स के साथ। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो नीचे डिस्क्रिप्शन है ये सारी चीज़ें यही बताई गई हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किरचॉफ्स लॉ। तो इस किरचॉफ लॉ के लिए भी जो है मैंने आपको वोल्टेज एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको मैं वो भी कार्ट में डाल दूंगा, उस वीडियो को भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक है किरचॉफ करंट लॉ जिसको शॉर्ट में KCL कहा जाता है और एक दूसरा है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको जो है शॉर्ट में KVL कहा जाता है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग या आउटगोइंग करंट जितनी भी होती हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। तो जब भी हम ऐसा करेंगे तो बहुत सारी करंट हमने यहाँ पे दिखाई है, इनकमिंग है। इनकमिंग का मतलब जो करंट इस नोड की तरफ, ये क्या है हमारा नोड है, इस नोड की तरफ आ रहा है तो उसको इनकमिंग बोलेंगे। अगर जा रहा है तो आउटगोइंग, जैसे I1 इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है, वैसे I3 I4 I5 I6 है। तो I1 और जो इनकमिंग है उनको हमने पॉजिटिव मान लिया है, इनकमिंग को देखिए हमने पॉजिटिव कहा है और आउटगोइंग को क्या कहा है, नेगेटिव कहा है। तो इस तरीके से हमको जो है इनकमिंग और आउटगोइंग करंट मिल जाती है, उसके बेसिस पे हम बड़े आराम से जो है इक्वेशंस लिख लेते हैं। और ये पाया जाता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाती है। तो जब भी आपको KCL कहा जाएगा लगाने के लिए तो आप क्या करेंगे, एक जंक्शन जो भी है उस जंक्शन पे देखेंगे कितनी इनकमिंग है और कितनी आउटगोइंग है, उनको दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। फिर इसके बाद आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या करते हैं आप, जितने भी एक किसी भी क्लोज्ड पाथ में जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी एल्जेब्रिक सम की बात की जा रही है। तो और ये आपने करंट इस तरह से दिखाया है क्लॉकवाइज में, तो करंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा। तो प्लस माइनस कैसे लिखते हैं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस R है और वहाँ पे करंट एंटर कर रही है तो जहाँ एंटर करेगी प्लस, जहाँ बाहर निकलेगी वो माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो ये प्लस माइनस, यहाँ सोर्सेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ रेजिस्टेंसेस में लिखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेंगे। और जब भी KVL लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस से अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे माइनस वैल्यू, और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनस और प्लस करते हुए बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देखें तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो गया, प्लस V1। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे करंट क्या है, I माना गया है, तो I इंटू R5 है। तो देखिए माइनस लिखा गया क्योंकि हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस की तरफ, तो हम माइनस लेंगे। ऐसे ही प्लस से माइनस माइनस ऐसे करते हुए हम KVL जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। आशा करते हैं कि ये एक ओवरव्यू में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।